नमस्कार। खेत खलियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश की समृद्धि के आधार है गांव, और गांव की समृद्धि के और संपन्नता का आधार है पशुपालन। हमारे किसान पशुपालन का जहां तक प्रश्न है वह हमारे जो कृषि के कार्य हैं उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और प्राचीन काल से हमारे किसान भाई उसको करते आ रहे हैं। जहाँ तक पशुपालन की बात है, उसमें गोवंशीय जो पशु हैं उसका पशुपालन जो है हमारे किसान जो करते हैं, उसमें जो स्थानीय किस्में हैं उनका ही पशुपालन करते हैं। और स्थानीय किस्म समस्या यह रही है कि उसमें प्रति इकाई या प्रति गाय दूध का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार, भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से विदेशी गायों को भारत में लाया गया, जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है और बहुत सारी गायें थी कुछ। और यहाँ पर संकर नस्लें तैयार करके पशुपालन का काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन विदेशी नस्ल की जो संकर गायें हैं उसमें अनेक तरह की विसंगतियाँ और समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वातावरण में यहाँ पर उसको एडजस्ट करने में समस्या होने लगी, और ख़ास करके जो पर्यावरण की जो स्थिति है उसके ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ने लगा। और बाद में चलकर दूध का उत्पादन भी बहुत जल्द उनसे, शुरू में तो दूध का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बाद में चलकर दूध का उत्पादन भी काफ़ी घट जाता है। इसलिए प्रयास ये हुआ, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की गई, और उसमें जोर दिया गया है, ध्यान दिया गया है उस पर कि जो देसी नस्लें हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए काम किया जाए। तो हम आपको जानकारी दिलाएंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, किसानों को यह मिशन कैसे मदद कर रहा है, और देसी गाय जो इस मिशन से जुड़ी हुई हैं उनका पालन हमारे किसान कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सहायता उनको मिलेगी, कौन कौन प्रजाति उनकी है, इस सब विषय पर जानकारी दिलाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रमोद कुमार को। डॉक्टर प्रमोद कुमार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में उच्च पदस्थ पशुपालन पदाधिकारी है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो स्थापना की गई तो उसमें कुछ समस्याएं आई संकर गाय को लेकर। संकर जो नस्लें थी उसको लेकर उसमें थोड़ा पर्यावरण के लिए, वातावरण में भी एडजस्ट करने की बात थी। गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसमें रोग बहुत लगते थे उसमें। तो क्यों ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की? जी, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का स्थापना 2014 में किया गया था। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था, और उस समय के तत्कालीन कृषि एवं कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका उद्देश्य ये था कि जैसा आपने बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में उस टाइम में दूध का प्रोडक्शन काफ़ी कम था, पर कैपिटा भी प्रोडक्शन कम था, चूँकि हमारे यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट गायें ज़्यादा थी और उन्नत नस्ल की गायें कम थी। तो उस समय की ज़रूरत थी दूध को, उत्पादन को बढ़ाना, इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम लाया गया, जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम बोलते हैं। उसमें 2 यूरोपियन नस्ल को मेनली प्रमोट किया गया, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको HF के नाम से भी जानते हैं। तो इनका दूध उत्पादक क्षमता काफ़ी ज़्यादा था, और क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम से पिछले 4 दशकों में काफ़ी लाभ भी हुआ। लेकिन जो 4 दशक बीता, उस समय जो जलवायु परिवर्तन का असर था वो काफ़ी कम था। लेकिन पिछले 1 दशक में हम जलवायु परिवर्तन का असर देख रहे हैं हीट स्ट्रेस के फॉर्म में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेनली ग्लोबल वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो मेनली गर्मी से ही पशुपालन में प्रॉब्लम हो रहा है। क्रॉस ब्रीडिंग जो हुआ उससे अभी क्या हो गया कि इतना इनडिस्क्रिमिनेट क्रॉस ब्रीडिंग हुआ कि अभी जो विदेशी जीन जो है वो करीब 80% 90% तक आ गया। यानी कि ये लगभग टेम्परेट जोन का यूरोपियन जो कैटल हैं उनके बराबर आ गया। तो इससे इनमें हीट स्ट्रेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिजीज से ज़्यादा प्रोन है। चूँकि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, वो टेम्परेट एरिया में रहते हैं, तो गर्मी से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, गाय कंसीव नहीं कर रही हैं, और भी बहुत तरीके का रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है। दूसरे की डिजीज टॉलरेंसेस का घट रहा है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इक्टोपैरासाइट जिसको अठगोड़वा बोलते हैं या टिक्स एंड माइट्स बोलते हैं, उनका प्रकोप बढ़ रहा है। और ये सब जो चीज़ें हैं टिक्स एंड माइट्स से बहुत सारे बहुत खतरनाक ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज़ को जन्म दे रहा है, जैसे थलेरिया है, बवेसिया है, ट्रिपनोसोमेसिस है, ये सब।
तो इसीलिए गोकुल मिशन का उद्देश्य यही था कि हमारे देश के अंदर जो हमारी अपनी प्रजातियाँ हैं, एक्चुअली वो एक एजेंसी है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल में है। इसका स्थापना इसलिए किया गया कि हमारे देश के जो भी गौवंश हैं उनको एक्रेडिशन मिले, पहचान मिले, रजिस्ट्रेशन मिले। अभी करीब 40 से ज़्यादा गायें जो हैं रजिस्टर्ड हैं NBAGR में। उसमें 4 गायें दुधारू नस्ल की हैं, जो साहिवाल, गिर है, रेड सिंधी, थारपारकर। तो ये देसी हैं और ये प्योर A2 दूध प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसको हम लोग दूध बोलते हैं, दूध रियल सेंस में अमृत है, तो इन्हीं गायों का अमृत है। दूसरी तरफ जो हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग के जो HF का या जर्सी का जो संकर नस्ल की प्रजाति का दूध है, उसका क्वालिटी इनकी तुलना में काफ़ी पुअर है। तो इसीलिए किया गया। दूसरे कि इनका संरक्षण करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 4 दशक में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराने में इतना भूल गए कि हमारा अपना जेनेटिक रिसोर्स वो विलुप्त होने के कगार पे आ गया। तो पहला इनका पर्पस है कि इनका हम लोग संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें। दूसरा कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करें। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले किसान क्या पसंद करते हैं कि उनकी गायें ज़्यादा दूध दें, और उनके दिमाग में ये परसेप्शन है कि हमारी देसी गायें कम दूध देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम लोग अपने जेनेटिक जो पुल है उनका अनुवांशिक क्षमता जो है उसको बढ़ाएं। तो उसको करने का सबसे एक उदाहरण से हम बताना चाहेंगे कि जैसे एक फार्म है, डेयरी फार्म है, वहाँ पे सपोज जर्सी का या साहिवाल की 100 गायें हैं, तो 100 गायें का अनुवांशिक क्षमता जो है अलग अलग है जी। कोई 20 लीटर दूध देगी, कोई 15 लीटर देगी, कोई 10 लीटर देगी, कोई 5 या 2 लीटर भी देगी। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से करना है कि अगर नेचुरली छोड़ देंगे ब्रीडिंग के लिए तो उनका अगला जनरेशन का क्षमता भी लगभग इतना ही रहेगा। तो एक समस्या इसमें और है सर, जैसा कि अभी 19वीं जो पशुगणना हुई थी तो उसमें 291 मिलियन दुधारू पशुओं की संख्या थी हमारे यहाँ, गोवंशीय पशुओं की, और जहाँ तक दूध का उत्पादन है वह काफ़ी कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ जितने भी देसी नस्ल के किस्में हैं सबका दूध का उत्पादन कम है। जैसे गिर की चर्चा आपने की, साहिवाल है, और हरियाणा में तो कुछ कम है, लेकिन थारपारकर है, ये सब का दूध का उत्पादन भी संतोषजनक है। 2000 किलोग्राम तक दूध जो है साल में या उससे अधिक भी ये गाय देती हैं। और जो ये गाय हैं, संकर गाय हैं, तो वो भी तो 2500-3000 से ज़्यादा उनका भी दूध का उत्पादन की क्षमता नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि हमारी देसी गाय का उत्पादन क्षमता कम है, इस पर लोगों को भ्रांतियां रही हैं, जो भ्रांतियां राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने दूर किया है उनको। जी जी बिल्कुल। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के भैंस को भी उसमें साथ शामिल किया गया है, गाय को भी शामिल किया गया है, सिर्फ गौवंशीय है? हाँ, गौवंशीय है। जैसे कि कुछ जगह हमको देखने को मिला कि नहीं, गाय और भैंस दोनों है। तो इसमें अब कौन कौन से प्रजाति है गाय की जिसको किसान उसका पालन कर सकता है, आप पालन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा अनुशंसित किस्में हैं? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज का प्रोविज़न है और हो भी रहा है, इनके लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है। 4 मेन दुधारू नस्ल है, जो साहिवाल है, गिर, रेड सिंधी और थारपारकर, ये दुधारू नस्ल है। उसके अलावा भी राठी है, देवनी है, हरियाणा है, ये भी नस्ल अच्छी नस्लें हैं। लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी उनका लोकल अवेलेबल ब्रीड है उसको वो इम्प्रूव करेंगे, और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये 4 ब्रीड काफ़ी बढ़िया कर रही है। इनका MSP हम ही आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे थे कि अगर 100 गाय है साहिवाल का, तो जो उस फॉर्म में सबसे बेहतर जो प्रोडक्शन वाली जेनेटिक क्षमता वाली है, तो उनका एम्ब्रियो निकाल करके उनको डोनर के रूप में इस्तेमाल करके, और बाकी गायों का या जो नॉन डिस्क्रिप्ट गायें हैं या संकर नस्ल की गायें हैं उनको रिसिपिएंट के रूप में इस्तेमाल करके इसको तेज़ी से जेनेटिकली इम्प्रूव किया जा सकता है और दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाया जा सकता है। ये 2 टेक्नोलॉजी है मेनली। सबसे पहले तो आप लोग कृत्रिम गर्भाधान के बारे में हम लोग जानते हैं पिछले 40 साल से। तो इस प्रोजेक्ट में एक तो जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जिसका वीर्य निकालते हैं सीमेन, तो वो जेनेटिक पोटेंशियल उसका काफ़ी हाई होना चाहिए, अनुवांशिक क्षमता काफ़ी हाई होना चाहिए। तो प्रोजेनी टेस्टेड बुल का वो गाँव में वितरण भी किया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय गोकुल ग्राम की जो बात करते हैं तो उसमें दिया जा रहा है बुल नेचुरल सर्विस के लिए भी, और जहाँ पे
सीमेन स्टेशन है जहाँ पे सीमेन प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे प्रोजेनी टेस्टेड बुल इन नस्लों के दिया जा रहा है सीमेन प्रोडक्शन के लिए। इन सीमेन का इस्तेमाल हम लोग डोनर में करेंगे। डोनर मतलब जो जिनका एम्ब्रियो हम लोग निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा आनुवांशिक क्षमता वाली गाय हैं, तो उनका मान लीजिए कि अगर एक बार में 10 एम्ब्रियो निकला और 10 को रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिसिपिएंट सरोगेट मदर के रूप में काम करेगी और 10 बच्चा एक साथ पैदा होगा तो 10 का जेनेटिक पोटेंशियल उसके माँ के बराबर होगा। जो सपोज 15 लीटर दूध दे रही है तो उतना ही होगा। लेकिन इसको हम लोग जो रिसिपिएंट 5 लीटर 4 लीटर दूध देने वाली गाय हैं या इवन संकर नस्ल की गाय हैं, उनमें भी इनको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब बच्चा पैदा होगा तो सबका जेनेटिक पोटेंशियल काफ़ी हाई होगा। तो इसका मतलब है कि जो संकर नस्ल की गाय जो हमारे किसान रखे हुए हैं जी आनुवांशिक सुधार के द्वारा, जन्म प्लाज्म की भी चर्चा होती है कभी कभी, आपको जो उसकी भी व्यवस्था है जहाँ तहाँ कैसे मिलता है क्या, तो आप उस पर विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। उसमें कुछ दिनों के बाद, कुछ ब्यात के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होते होते उसका मूल रूप में आ जाता है, देसी गाय के मूल रूप में उसका बच्चा आ जाता है। जी देखिए, जिन किसान भाइयों के पास या जो डेयरी फार्मर्स हैं वो क्रॉस ब्रीड रखे हुए हैं जर्सी का या फ्रिजियन का, तो जो संपन्न लोग हैं वो चाहें तो उसको बेच करके देसी गाय तुरंत लेकर के आ जाए, लेकिन इसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा। लेकिन जो किसान बंधु हैं, छोटे किसान हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि आप जो अगली बार उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं, कृत्रिम गर्भाधान, तो प्योर देसी नस्ल के सीमेन से कराएं। साहिवाल से करवा सकते हैं, गिर से करवा सकते हैं। तो जो अगला जनरेशन जो बछड़ा पैदा होगा वो 50% जर्सी क्रॉस ब्रीड का होगा, 50% देसी होगा। तो इस तरह आप बिना बेचे, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आप तुरंत अपना जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाद में भी वो देसी गाय की तरफ बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। उसको फिर वो जब बच्चा दोबारा से जब पाल खाने लायक हो तो उसको आप सीमेन दिलवाइए फिर से साहिवाल का। तो इस तरीके से 2 जनरेशन के बाद 75%, फिर 92% तक, यानी कि आपका बिना गाय को क्रॉस ब्रीड को बेचे आपके पास देसी गाय आ जाएगा। और जो हीटर स्ट्रेस का जो इफेक्ट आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समस्या आ रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा हमारा जो संकर नस्ल की गाय है और जो देसी नस्ल की गाय है उनमें फिजियोलॉजिकली भी बहुत सारे डिफरेंस है। इसका कारण एक ये है कि जो भी दुधारू किस्म की गायें हैं जो इंडिजिनस हैं, देसी हैं, उनका उत्पत्ति कहाँ हुआ देखिए आप, राजस्थान गुजरात के आसपास का जो डिजर्ट वाला एरिया है, तो नेचुरली वो हीट टॉलरेंट है, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा है। आप फील्ड कंडीशन में भी कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा, इस साहिवाल गिर की गाय धूप में 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आराम से घास चरते रहती है, और दूसरी तरफ फ्रिजियन की और जर्सी की गाय वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी हीट, वो बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशन आने लगता है। 3-4 गाय के बारे में हमसे जानना चाहेंगे। आजकल बड़ी चर्चा है उसकी देसी गाय के रूप में, जिसकी चर्चा भी आपने की है। एक तो आपको वो साहिवाल है, दूसरा गिर और थारपारकर और रेड सिंधी, ये 4 गाय हैं। वैसे कांकरेज की भी चाहे तो, चूँकि कांकरेज मूल रूप में और शुद्ध रूप में मिलना मुश्किल है, जैसा कि हमको जानकारी है। अपने यहाँ एक बिहार की जो है बछौर, ज़रा उसके बारे में, चूँकि हमारे यहाँ मधुबनी और सीतामढ़ी और शिवहर वगैरह के इलाके में मूल रूप से उसका स्थान हो रहा है, जो आजकल वो लुप्त प्राय है जी। उसका बाछा और गाय ये दोनों अच्छा होता, थोड़ा दूध का उत्पादन कम होता था। भारवाहक बैल प्राप्त हो हमको, चूँकि बैल की कमी होने से उसकी कीमत भी बहुत अधिक हो गई है आजकल, और जितनी जो विदेशी नस्ल की है तो उससे जो बाछा होता है नर, तो वो उस बैल के लायक होता नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये 4 जो है बाहर की और एक बिहार की बछौर, अलग अलग करके चारों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप बछौर के बारे में जानना चाहते हैं। बछौर बिहार का ब्रीड है और ये NBAGR में रजिस्टर्ड है, एक्रेडिटेड ब्रीड है। बछौर का नाम एक्चुअली पड़ा था बछड़ा प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि ये हार्डी ब्रीड है, ये दुधारू किस्म नहीं है, लेकिन ये हमारा बहुमूल्य जेनेटिक रिसोर्स है हमारे देश का। इनका दूध उत्पादन क्षमता कम है, लेकिन इनका कॉस्ट भी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। ये जिन क्षेत्रों में रहता है, जैसे नेपाल के तराई क्षेत्र है, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी वाला एरिया में रहता है, आप देखिएगा कि छोटे कद का उजले रंग का ये गाय है। इनको वहाँ पे सुबह में चराने के लिए बाहर में भेज देते हैं और शाम में चर के आती है।
जो नेचुरल कंडीशन में जहाँ पे पालते हैं वहाँ पे दाना वाना बहुत कम उनको देते हैं, मेंटेनेंस में बहुत कम खर्च है, फिर भी आधा लीटर से 1 लीटर जो अगर अच्छा मेंटेन किया तो 2 लीटर तक दूध उनको मिल जाता है। और ये दूध प्योर A2 मिल्क है, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए। अच्छा, ये जो चर्चा आप कर रहे हैं A1 और A2 की, A2 के बारे में हमको जानकारी मिली कि एमिनो एसिड प्रोटीन की मात्रा इसमें, चाहे जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं उनको ज़्यादा लाभदायक है, और A1 जो का कम से कम जो बाहर वाली गाय आई है हमारे यहाँ जो संकर नस्ल की, उसमें कम है। ये दोनों में क्या अंतर है, कैसे लाभदायक है? जो प्योर देसी नस्ल की गायें हैं, जैसा आपको नाम बताया, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, गिर, उसके अलावा भी बहुत सारा डुअल पर्पस ब्रीड हैं जिनको दूध उत्पादन के लिए और हल खींचने के लिए भी यूज करते हैं। कुछ ब्रीड जो हैं वो सिर्फ भारवाहक प्रजाति के हैं। तो ये सारे ही हमारे देश के इंडिजिनस ब्रीड हैं, और ये सबका मिल्क जो है वो प्योर A2 मिल्क है, जिसको आपको बताया कि वो सही मामले में अमृत है, सही मायने में अमृत है। वो बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए वो सही है। जो यूरोपियन नस्ल की गायें हैं वहाँ पे कुछ म्यूटेशन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिससे बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो गाय रखते हैं संकर नस्ल की, वो प्योर यूरोपियन नहीं है, वो हमारा इंडिजिनस एनिमल और यूरोपियन दोनों का संकर नस्ल है। तो उसको हम लोग A1 A2 बोलते हैं। ये दूध पीना भी सेफ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया दूध है A2 दूध है, जो कि हमारे देसी नस्ल की गायों से ही मिलता है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 4 प्रजातियां हैं गाय की, जैसे साहिवाल की बात है, गिर की बात है, और उसके बाद रेड सिंधी की बात है, तो ये 3-4 जो आपने प्रजाति बताई है, उसके बारे में एक तो समस्या है कि कहाँ से उपलब्ध होगा, विशुद्ध रूप से उसकी शुद्धता बनी रहे, ऐसा वो गाय के उसका बचत लाया जाए, जैसे मादा या ब्याई गाय लाया जाए, तो वो कहाँ से कैसे उपलब्ध होगा? एक बहुत बड़ी समस्या हमारे किसानों के साथ रहती है। जी देखिए, जैसा कि आपको बताया कि सरकार का ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये प्रोविज़न ही था कि ये विलुप्त हो रही है प्रजाति, इसको वापस बचाया जाए। एक्चुअली विलुप्त नहीं हो रही थी, लोगों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से तो थोड़ा सा लोग बीच में छोड़ दिए क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। लेकिन ये अभी भी भारत के बहुत सारे जो सरकारी संस्थानों में ये उपलब्ध है। बहुत सारे किसान भी जो हैं, खास करके उत्तरी भारत के किसान हैं, साहिवाल वहाँ पे बिल्कुल उपलब्ध है। राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली के आसपास, पंजाब में, हरियाणा में, लुधियाना के आसपास उपलब्ध है। बिहार में भी एक बहुत सारे पशुपालक बिहार में भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार में बहुत सारे पशुपालक हैं। आपका पटना, मुजफ्फरपुर, पटना में तो बहुत सा फॉर्म खोला भी है लोग। जी बिल्कुल। और ये पूसा जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में है, समस्तीपुर ज़िले में, यहाँ भी ये उपलब्ध है। लेकिन आपको बताया कि ये चूँकि अट्रैक्शन लोगों का अचानक से बढ़ा, तो इनका कीमत भी ज़्यादा लिया जा रहा है। तो जो छोटे किसान हैं उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने जो भी गाय आपके पास है, फ्रिजियन का क्रॉस ब्रीड हो या जर्सी का क्रॉस ब्रीड हो, आप उसको अगली बार जब भी वो हीट में आए, मध्य में आए, तो आप उसको पाल खिलवाइए साहिवाल के प्योर सीमेन से। सीमेन बिहार में भी और बाकी के स्टेट्स में भी इजीली अवेलेबल है, ज़्यादा आसान रास्ता है। जी बिल्कुल। लेकिन सीमेन में एक समस्या है कि गांव में भी झोला छाप डॉक्टर भी रखते हैं, और बहुत जगह भी यह उपलब्ध है। विशुद्ध सीमेन प्राप्त करना भी एक समस्या है, यह कैसे होगा? आप जो गवर्नमेंट एजेंसी है जहाँ सीमेन प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लीजिए, NDRI से करती है, बायफ है, और भी बहुत सारे संस्थाएं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो बहुत प्योर जो प्रोजेनी टेस्टेड बुल का सीमेन बेचती है। अभी हमारे राज्य में पूर्णिया में भी बुल सीमेन स्टेशन स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बड़े लागत में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ही। यहाँ से भी सीमेन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और वो बहुत जल्दी मिलना आसान हो जाएगा। गोकुल ग्राम की भी स्थापना की जा रही है। जी बिल्कुल, वहाँ से भी बहुत सा लाभ मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे हो क्या रहा है कि मेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी ब्रीडिंग के लिए, लेकिन जो आपको हम अभी प्रोसेस बताए, ये ज़्यादा तकनीक का तरीका कि हम लोग जब भी ET करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या IVF करेंगे, तो एक उच्च अनुवांशिक क्षमता वाली फीमेल तो प्रोड्यूस होगी जो ज़्यादा दूध देगी, लेकिन साथ में मेल भी प्रोड्यूस होगा, और वो मेल का इस्तेमाल होगा सीमेन बैंक में, जहाँ पे कि उनका
प्रोसेसिंग करके सीमेंट को एआई के लिए बेचा जाएगा। एक लाभ और भी है, भारवाहक पशु भी तो मिल जाता है जी इससे। बिल्कुल। तो बैल भी लाखों रुपया कीमत है बैल की। तो ये तो किसान को दोहरा लाभ ना है। मान लिया जाए कि दूध उसका मिलता है 100 रुपये लीटर, 80 से 100 रुपये लीटर तक इसके दूध की कीमत है, जबकि 50 रुपये 40 रुपये 50 रुपये आपको संकर नस्ल की गाय की दूध की कीमत है। तो इस तरीके से उसमें घाटा किसान को कहाँ है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे किसान जो डेयरी फार्मर्स हैं वो A2A2 दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्योर देसी का, और उनका प्रीमियर मिल्क के नाम से बिक रहा है। वो सही भी है, उनका सेवन करना भी काफ़ी सही है, और फार्मर्स को भी उतना उचित मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि आप क्रॉस ब्रीड का दूध अभी 30 रुपये से 40 रुपये के आसपास बिकता है, जबकि ये 80 रुपये से 100 रुपये के आसपास बिक रहा है। और बात रही बुल का, बैल का, तो पहले हम लोग डिपेंडेंट थे बुल पावर पे, हमारी कृषि हल चलता था। अभी जो हम लोग ट्रैक्टर का हॉर्स पावर पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वापस हम लोग को अप टू सम एक्सटेंट हम लोग को वापस बुल पावर पे आना होगा। जी। अब रह गई तकनीक, कैसे उसका पालन शुरू किया जाए। जैसे जिन गायों की चर्चा आपने की, अगर वो उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसको क्रॉस कराकर उसका धीरे धीरे आगे चल के उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, अगर शुद्धता की अगर वो गाय अगर जा रही है, उसका तकनीक पालने का क्या होगा, उसकी व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था। देखिए, आवास व्यवस्था एक बहुत ज़रूरी है, कंपोनेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल गर्मी का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो भी हमारे पास संकर नस्ल की गायें हैं उनको धीरे धीरे बाहर करने की ज़रूरत है, और उसको शिफ्ट करना है देसी गायों से। देसी गायों में आपको एक इसका फ़ायदा ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट असर कम से कम हो रहा है, क्योंकि उनका बॉडी फिजियोलॉजी ही उस तरीके से है, वो गर्मी में रहने के लिए ही बने हुए हैं। तो आवास व्यवस्था एक हवादार जगह होना चाहिए, खुला होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप किस लेवल का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से आवास व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मॉडर्न डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, तब तो आपको एक मॉडर्न हाउसिंग सिस्टम चाहिए, जहाँ पे कि वेल इक्विप्ड सारे कुछ हो, जहाँ फिर सब कुछ मैकेनाइज्ड हो, मैनुअल काम जहाँ कम हो। जो छोटे किसान हैं, जो ज़्यादातर आबादी है, वहाँ पे आवास व्यवस्था ऊंचे जगह पे बनाएं, हवादार जगह हो, खुला जगह हो, और जो लोकली अवेलेबल रिसोर्स हैं जैसे बांस है, फट्टी है, उनसे भी आप आवास बना सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि जो ऊंचाई पे बनाएं, जहाँ पे जल जमाव नहीं होता हो, आसपास गोबर गौमूत्र या पानी का जमाव नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेक्टर बीमारी के लिए मच्छर मक्खी वो सब उत्पन्न होते हैं। दूसरे कि खान पान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हरा चारा की उपलब्धता, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको जनरली शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्मर्स हैं उसको इग्नोर करते हैं। इसका कारण है हरा चारा उत्पादन के लिए उनके पास जगह नहीं है, लेकिन गांव में हरा चारा के लिए पर्याप्त जगह है, और पूरे साल हरा चारा उत्पादन का एक ये है कैलेंडर है, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन सा चारा कब लगाएं, कब काटना है, सिंचाई का क्या है, फर्टिलाइज़र कब डालना है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे फसल उत्पादन के लिए, गेहूं चावल के लिए जो बीज का सिलेक्शन करते हैं, उसी तरीके से चारा में भी आपको इम्प्रूव्ड बढ़िया वैरायटी का सीड यूज़ करना है ताकि बढ़िया हो। इसके लिए विंटर, जिसको हम लोग ठंड जाड़े का जो चारा बोलते हैं, उसमें बिहार में या आसपास के स्टेट्स में भी बरसीम, लुसर्न और जई ओट जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी इसका प्रोडक्शन बढ़िया होता है, इसका उत्पादन करें। ओट के लिए केंट वैरायटी का ओट है, बरसीम के लिए मिसकावी और वरदान का सीड उपलब्ध है, बहुत बढ़िया वैरायटी का है। दूसरे की खरीफ का जो चारा होता है, खरीफ में बहुत सारे हमारे परंपरागत चारा भी हैं, कुछ हाइब्रिड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे बहुवर्षीय चारा हैं, जैसे हमारे किसान बंधुओं के पास बहुत सारा ऐसा ज़मीन होता है जो अंडर यूटिलाइज होता है, चाहे यूटिलाइज नहीं होता है। जैसे उनका जो नल है या कुआं के आसपास का ज़मीन है, या जो फार्म है, डेयरी फार्म है, तो जहाँ पे डैम्प एरिया होता है वहाँ पे आप लुसर्न का नेपियर का लगाएं, हाइब्रिड नेपियर की वैरायटी लगाएं। नेपियर की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। या उसके अलावा जो छायादार जगह है
घर के आसपास या बगीचा है कहीं पे जो बीच का जगह है जहाँ छाया छाया रहता है, जहाँ कोई आप फसल नहीं उगाते हैं, वहाँ पे गिनी घास लगाएं, बहुत बढ़िया चारा है। जो वाटर लॉज एरिया है जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहाँ पे पारा घास लगाएं, बहुत अच्छा वहाँ का उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए कि चारा का एक तो बीज का वैरायटी कौन सा है, कहाँ उपलब्ध है और कौन से चारा को कहाँ पे लगाएं। उसमें बहुवर्षीय चारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक समस्या सर ये है, जैसे कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा किसानों के पास जो आपने जानकारी दी है। शहरी क्षेत्र में तो केवल चोकर और भूसा यही मिलाकर गाय को लोग खिलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% लोग किसान यही कर रहे हैं। वहाँ पर उपलब्ध भी हो सकता है थोड़ी मेहनत करें तो हरे चारे के महत्व के बारे में आपने जानकारी दी। अब कुछ समस्या आती है, जैसे संकर गाय में तो बहुत अधिक समस्या थी, गर्म न होने की समस्या, और हो सकता है कि देसी गाय में भी समस्या हो। तो ये समस्या का कारण क्या है और इस समस्या के निदान के उपाय क्या हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछे आप। ये जो गर्म नहीं होने की समस्या है ये संकर नस्ल में बहुत ज़्यादा है, और इसका सबसे मुख्य कारण जैसा बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट क्रॉस ब्रीडिंग होना ये चाहिए था। स्टार्टिंग से यही था कि 50% विदेशी 50% देसी होता तो वो कुछ हद तक ठीक था। लेकिन जो बार बार विदेशी नस्ल का सीमेन से जो पाल खिला रहे हैं तो जेनेटिकली वो टेम्परेट जोन के बराबर हो गया है। और अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीटर स्ट्रेस हो रहा है तो बॉडी का फिजियोलॉजी बदल रहा है। गर्मी में क्या होता है, खास करके संकर नस्ल की गायों में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए गाय जो है ज़्यादा तेज़ हाँफती है। आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा हाँफते रहती है। तो हाँफने से क्या होता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा CO2 बाहर निकलेगा। जब CO2 बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा हाँफने की वजह से तो एक कंडीशन डेवलप करेगा जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस बोलते हैं। क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए किसान को? इससे बचने के लिए एक तो बताया कि संकर नस्ल को आप धीरे धीरे वापस करें। अगर देसी गाय में समस्या कम है। देसी गाय में समस्या बिल्कुल कम है। आपको बताया कि अभी भी आप देखिएगा कि 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो बिल्कुल आराम से रहती है। तो हीट स्ट्रेस कम है तो इनका रिप्रोडक्टिव डिस्टर्बेंस भी कम है, तो इनमें पाल खाने की समस्या और बार बार रिपीट ब्रीडिंग का समस्या काफ़ी कम है। अच्छा, मौकन की समस्या भी है जो अठोड़ा बोलते हैं, देसी गाय में बहुत कम है। जी, और संकर गाय में बहुत अधिक है। तो अगर देसी गाय का पालन हमारे किसान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा और इस बीमारी से उनकी जो पशु हैं उनके जो पशु बचे रहेंगे। बिल्कुल। आप प्रमोद बाबू हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानकारी दी, और ख़ास करके जो देसी नस्लें हैं, कौन कौन से प्रजाति उसकी है, उसका पालन हमारे किसान कैसे करेंगे, और बाहर से नहीं भी मिलता है उनको तो अपने यहाँ जो संकर नस्ल है उसी को कैसे देसी गाय की तरफ ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।